Hello everyone. In this one we talk to Dr. Asta. She is mainly a homeopathic doctor. A lot of her work is centered around acute and chronic disease management, skin and hair disorders, mental health, yoga, naturopathy, integrative medicine, and much more. We hope that you enjoyed this episode and once the podcast is done, that you've walked away with a lot learned. Thank you. What is homeopathy and how does it differ from conventional medicine in treating both physical and mental health conditions? So, a lot of people have heard about homeopathy. Some mock it, मजाक उड़ाते हैं homeopathy का. Some take it very seriously and some have just heard about it. उनको ज़्यादा पता नहीं. They know that it's an alternative way of. But as a doctor, can you explain exactly what you think about it and what it is? सो बेसिकली होम्योपैथी स्टार्ट हुई जर्मनी से. सैमुअल हनीमैन जो थे वो एलोपैथी के फिजिशियन थे, जो कि नॉर्मल हमारे जैसे एमबीबीएस डॉक्टर होते वैसे डॉक्टर थे वो. एंड 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में क्या था, जो मेथड था ट्रीटमेंट का वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था. आप वुंड्स को मर्करी से क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं, तो काफी ज्यादा ही वॉज वेरी सैड टू सी कि हम ऐसे कैसे ट्रीट करें. डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उसे क्योर करें, ना कि क्योर करने के नाम पे उसकी प्रॉब्लम्स को और इंक्रीज कर दें. सो ही वॉज अ ट्रांसलेटर ऑल्सो. तो उन्होंने नोटिस किया, ही वॉज डूइंग अ ट्रांसलेशन ऑफ अ बुक कुलेंस मटेरिया मेडिका. तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसका मतलब था ट्रांसलेशन का, जिसको ट्रांसलेट करते उन्होंने पाया कि अगर सिंकोना बार्क जैसे हम कुनैन कहते हैं, मलेरिया की एक मेडिसिन है. सिंकोना बार्क जो है ये कड़वी होती है, इसलिए ये फीवर को ठीक करती है. तो वो इस चीज पे थोड़े से स्टक हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों सिंकोना बार्क जो है वो इसे ठीक कर रही है. तो उन्होंने इसके ऊपर थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया. उन्होंने क्रूड फॉर्म पे वो सिंकोना बार्क लेना शुरू कर दिया और ही सॉ कि फीवर जैसे सिम्टम्स उनको डेवलप हो गए हैं. देन ही गॉट टू दिस पॉइंट कि अगर कोई भी एलिमेंट है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, उसे आप क्रूड फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो वैसे ही वो जिन सिम्टम्स को क्रिएट कर रही है वैसे ही सिम्टम्स को ठीक करेगा. तो सिमिलिबस क्यूरेंटर ये एक फिलॉसफी डेवलप हुई जिसके ऊपर होम्योपैथी बेस्ड है. मतलब सेम सिम्टम्स अगर कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है तो पोटेंटाइज वे में वो सेम सिम्टम्स को ठीक करेगा. सो जैसे हमारे यहाँ धतूरा होता है, धतूरा खा के लोग पागल हो जाते हैं. होम्योपैथी में एक मेडिकेशन है, तो अगर कोई पागल इंसान है जो कि बहुत रिपीटेडली एक बिहेवियर करता जा रहा है, हम उसे स्ट्रोमोनियम का पोटेंटाइज फॉर्म देंगे तो बहुत हद तक उन सिम्टम्स को ठीक कर देगा. सो बेसिकली ये होम्योपैथी का साइंस था. डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो कि जर्मनी में थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था. एंड मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई हैव स्टडीड आयुर्वेदा एज वेल. मतलब मैंने उसका एज सच पढ़ाई नहीं किया है, बट आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड. तो वहाँ पर भी इसका मेंशन है कि अगर आप लोअर फॉर्म पे कोई भी सब्सटेंस को दे रहे हैं तो वो उसे क्योर करेगा वैसे सिम्टम्स को. तो मुझे लगता है कि बिकॉज ही न्यू सो मेनी लैंग्वेजेस एंड ही वॉज अ पर्सन हु वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन टू एंशियंट हीलिंग फिलोसफी एंड एवरीथिंग. सो उनको कहीं ना कहीं से तो ये क्यों मिला होगा कि देखते हैं इसको ट्राई करके. तो इट इज समहाउ अ फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा एज वेल. तो मुझे लगता है कि क्योंकि 200 और 300 साल पहले होम्योपैथी की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एडवांस आयुर्वेदा का फॉर्म रहा है. बट बिकॉज इट वॉज इन्वेंटेड इन जर्मनी, तो वो एक दूसरी पैथी में आ रही है. बट मुझे लगता है कि आयुर्वेदा भी बहुत कुछ चीज़ों में बहुत हद तक होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है. होम्योपैथी बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है वो आयुर्वेदा को लेता है और उसी हिसाब से उसे ठीक करता है. अपने आयुर्वेदा और होम्योपैथी दोनों में बहुत इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस है आपका, मतलब? हाँ, मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट हीलिंग में है. हम कैसे हील हो रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि वो आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है. मैं एलोपैथी भी यूज करती हूँ. हम सभी को न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत होती है, इट्स एलोपैथी फॉर्म. तो मैं किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ. मुझे लगता है कि इंसान को ठीक होना चाहिए. दैट इज द मेन गोल ऑफ एनी फिजिशियन. तो एक्चुअली होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, everyone is like fighting about things like this. ईगो होता है ना, तो ईगो के कारण हम फाइट करते हैं. नहीं, क्योंकि especially some people I know कि I mean they are not wrong, मतलब they have developed a trust in one type of medicine, तो उन लोग. But anyway, आपका background also includes BHMS, a degree.
Yes, I'm And a bachelor of I'm BHMS. Yes. yeah, so मैंने CCH भी किया हुआ है. It is certification in community health, and also I'm doing MPH, Masters in Public Health. so आपके फील्ड में क्लिनिकल प्रैक्टिस और रिसर्च दोनों है बोथ. हाउ आर द बोथ ऑफ देम कंबाइंड? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हाउ डू यू कंबाइन द रिसर्च विद योर क्लिनिकल वर्क, एंड उन दोनों का रोल क्या प्ले करता है? देखिए, कोई भी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है उसके पास पेशेंट्स आते हैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह को लेकर के, है ना, कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हुई है. तो एक जो रिपोर्ट्स हैं ये हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं कि भाई अभी ये सिचुएशन थी, अब हमने आपको ट्रीटमेंट दिया, 3-4 महीने बाद हम वापस इन्हें टेस्ट करवाते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये चेंजेस आए हैं. तो इतना एक क्लिनिशियन, एक नॉर्मल डॉक्टर अपने एंड से कर सकता है. बाकी जो एडवांस रिसर्चेस होती हैं जो कि आप देखेंगे, हमारा एक कॉलेज है, बैंक कोलकाता का कॉलेज है ये, NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी. NIH में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 300-400 लोगों की भीड़ रेगुलर होती है, सुबह 4 बजे से जमा हो जाती है. ये एडवांस इंस्टीट्यूट है जो कि होम्योपैथी के उस डेटा पे काम कर रहे हैं कि भाई कौन सी मेडिसिन किस ऑर्गन पे, किस चैनल पे काम करिए. हम जैसे बात करें, कम्युनिकेट करें, तो हमारा कोई चैनल है जो ट्रिगर हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू लिसन, वी आर एबल टू टॉक, एंड वी आर एबल टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. तो किस चैनल पे जाकर के वो प्रोसेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है, इस पे रिसर्च, क्योंकि जो हमारा मॉडर्न मेडिकेशन है वो इसी चीज को वैलिड मानता है. अगर आप इस चीज को प्रूव कर रहे हो, देन हाँ, आपका पैथी वैलिड है, देन आपकी मेडिसिन वैलिड है. तो इन सारी चीजों पे वास्ट रिसर्च हो रही है. मैं अपने एंड से यही, क्योंकि हम लोगों के पास उतने ज्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं है और उतने बड़े फैसिलिटीज भी नहीं है कि हम किसी भी जैसे जो होम्योपैथी मेडिकेशन है वो बहुत माइनर लेवल पे काम करती है ना, तो हमें वो सिग्नलिंग देखनी पड़ेगी. तो वो नैनो सिग्नलिंग को हम कैसे कैप्चर करेंगे, वो मेथड तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है. जिन इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है उनमें अभी मेमोरेंडम ऑफ MOU साइंस हो रहे हैं और वो सारी रिसर्चेस अभी हो रही हैं. तो आई गेस बाय द 5 to 10 years आप सभी के सामने वो रिसर्चेस आ जाएंगी. अभी भी ऑलरेडी वो पब्लिश हो रही हैं एज पर आई नो. 5-6 रिसर्चेस हैं जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं, बिकॉज मैं CCH की वेबसाइट में आपको काफी डेटा मिल जाएगा इनका, फीवर को लेकर के, कैंसर्स को लेकर के और ट्यूमर्स को लेकर के जो रिसर्चेस हुई हैं, किस चैनल पे कौन सी मेडिसिन कैसे काम करती है, सबका डेटा है. तो यू जस्ट हैव टू डिग डीप एंड गो थ्रू इट कि ओके अभी ऐसा चल रहा है एंड इस हिसाब से होम्योपैथी मेडिसिन डेवलप कर रही है. बट क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई, हमारे बहुत सारे एलोपैथी फिजिशियंस हो गए, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि कैसे ही काम कर रहा है. आप एक बार जाकर के देखो तो उस पर आपको रिसर्च करना, आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होना जरूरी है कि ओके अभी यहाँ पर ये काम हो रहा है. अगर मैं क्लोज माइंडेड होकर के ये सोचूं कि नहीं यार इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा. मुझे रिसेप्टिव होना पड़ेगा उसको लेकर के. I guess for people still learning about homeopathy, this research and I guess it's just strengthening its place in the medical field. ना? पिछले 15-16 सालों से ये काम चल रहा है और अभी ये होता जाएगा आगे. मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं, रिसर्च कमिटीज डेवलप हो रही हैं, क्योंकि अभी 200 साल ही हुए. ये अभी बहुत अर्ली स्टेज में है ये पैथी, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है. और अभी हमारे पास उतनी इससे पहले टेक्निक्स भी नहीं थी कि हम देख सके कि कहाँ पर ये मेडिकेशन काम कर रहे हैं. पहले तो ये कहते थे कि इतना डाइल्यूटेड है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा, मेडिसिन का पार्ट ही नहीं है. Of course, they do say कि मतलब it's a bit difficult to grasp the concept कि जितना कम है it's that much more. उतना ज्यादा है, उतनी हाई पोटेंसी है. Yes. How does that work? मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था. और मेरे डैड जो कि होम्योपैथी के जानकार रहे हैं, तो वो मुझे कहते थे कि एक ड्रॉप से तुम 1000 लोगों को ठीक कर सकते हो, इतनी पावरफुल तुम्हारी पैथी है. एंड आई वाज वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट कि कैसे संभव है, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है. बट उसके बाद मेरे प्रैक्टिस के मतलब मेरे कॉलेज के ड्यूरेशन पे जब हम ओपीडीज में जाते थे, हम सर्वेज वगैरह करते थे, देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा ये लिटरली ऐसा काम करती है. और कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा आर्सेनिकम एल्बम का काफी ज्यादा ट्रेंड चला था ना. आर्सेनिक 30 पोटेंसी में हम दे रहे थे, उसके बाद भी बहुत डॉक्टर्स ने बोला था कि हम आर्सेनिक पॉइजनिंग करेंगे. अरे उसमें आर्सेनिक नहीं है क्रूड फॉर्म में कि वो आपको टॉक्सिक करे, वो बस आपके चैनल्स को एक्टिवेट कर रही है जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं.
तो That इस was चीज को allopathy. समझना जरूरी है। आर्सेनिक एक Yeah. मिनरल है जो कि हमें मिलता है। अब आर्सेनिक पॉइजनिंग भी होती है। आर्सेनिक पॉइजनिंग में इंसान को वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, नोजिया होता है। तो अगर आप इसी आर्सेनिक को पोटेंटाइज कर देंगे तो ये डायरिया, फीवर, नोजिया इन सारे सिम्टम्स को ठीक करेगा। तो हाँ। कोविड के टाइम पे हमने आर्सेनिक दिया था, आर्सेनिक एल्बम, होम्योपैथी का पोटेंटाइज्ड फॉर्म 30 पोटेंसी में। तो इससे काफी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम ठीक हुई थी। साथ ही साथ जिन लोगों को आर्सेनिक का डोज मिला था वो लोग सीवियरली बीमार नहीं पड़े थे। उनको ऐसा नहीं था कि उनको आईसीयू में जाना पड़ा हो या फिर बहुत लंबे समय तक कोई उनके साथ डिसीज हुई हो। दे जस्ट गॉट बेटर बाय द टाइम। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। Wow. इट्स जस्ट कि हम No, but it's still बताते नहीं है इस बारे में। बताते नहीं है. No, but it's still Yeah. even to this day, हम्म you're putting the same thing in that is causing the symptoms and that is somehow fixing you. मतलब vaccines भी ऐसे थोड़े work करते हैं ना कि you put something in and then हाँ हाँ ऑब्वियसली no, but ये आप सिमिलर वे है। हम होम्योपैथी में भी अभी मतलब ये हमारा खुद का एक प्रैक्टिस था। नोसोड कहलाते हैं होम्योपैथी में, है ना? तो किसी भी, अब मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिसको एक अलग तरीके का कफ हो रहा है ना? तो हो सकता है अगर मैं थोड़ा-सा एकदम क्लासिकल होम्योपैथी वे में जाऊँ और मुझे लगे कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, तो मैं उसके कफ का थोड़ा-सा पार्ट लूँगी और उसको पोटेंटाइज़ करूँगी, है ना? थोड़ा-सा जैसे हम पोटेंटाइज़ करते हैं, मतलब एक पार्ट कफ का और 99 पार्ट अल्कोहल का या फिर डिस्टिल वाटर का। okay. ऐसे करके उसे पोटेंटाइज़ करूँगी और उस इंसान को दूँगी, तो ये चीज़ उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो Wow. ऐसे करके आप कोविड का भी नोट बना सकते हैं। और ऐसे करके पोलियो वगैरह हो गया और ट्यूबरकुलोसिस पे मुझे लगता है कि होम्योपैथी में काम होना चाहिए, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा डिसीज़ बर्डन अगर हम देखें तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण हमारी कंट्री में आता है। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एचआईवी हो गया। तो मुझे लगता है कि इसमें डीपर रिसर्चेस की ज़रूरत है एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम परस्यूइंग एमपीएच कि मैं अपने एंड से कुछ तो करूँ Absolutely. डिसीज़ बर्डन कम करने के लिए। And आपने actually already बहुत किया है, मतलब in terms of educating yourself and helping I'm out other trying. people. Everyone, but it's good that you try. मतलब most people don't even try. So, chronic conditions, maybe you specialize in treating chronic conditions and mental health, which we'll get to later on. What chronic conditions does homeopathy take under its wing and is able to treat? Like, अभी तक आपने क्या किया for the chronic conditions? ओके, सो क्रॉनिक कंडीशन ऐसी है कि 2-3 महीने से ज़्यादा आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आपने ट्रीटमेंट लिया फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, क्रॉनिक कंडीशन में आ जाता है। अब क्रॉनिक कंडीशन के 2-3 कारण होते हैं। या तो आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है कि आप उस चीज़ से आपकी बॉडी लड़ नहीं पा रही है। दूसरा, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे ऑटो इम्यून सेल्स या फिर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो गए जिसके कारण आपकी बॉडी ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज वगैरह बना रही है और आप ठीक नहीं हो पा रहे हो। एसोराइसिस एक कंडीशन है। सोराइसिस इज अ स्किन डिसीज जिसमें आपकी बॉडी की सेल्स आपके बॉडी के पार्ट्स में सेल्स प्रोड्यूस करते रहती है। अब वो उसके कारण वो स्केलिंग होती है और ये स्केलिंग अगर होना शुरू हो गई तो एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। इट इज अनक्योरेबल डिसीज, यू कैन ओनली मैनेज इट। सो ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर मुझे सोराइसिस हो गया था बाय सम रीजंस। सोराइसिस मुझे हो गया था। एंड होम्योपैथी में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर कोई डिसीज मैनिफेस्ट हो रही है बॉडी में तो उसका एक इमोशनल रूट कॉज भी होगा। मतलब बॉडी में डिसीज ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं होती है, सम हाउ देर इज अ मेंटल रूट कॉज एंड फिजिकल रूट कॉज। अब आप किसी ऐसे एनवायरमेंट में चले जाओ जहां पर बहुत सारा सीलन है, ह्यूमिडिटी है, तो आपको रेस्पिरेटरी डिसीजेस होंगी, है ना? आप उसमें लंबे समय तक एक्सपोज रहोगे तो वो सारी चीजें होंगी। लेकिन समहाउ आपने अपने इमोशंस को भी उस हिसाब से स्टॉक कर लिया अपने अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना मैनिफेस्टेशन दिखाएगा, है ना? तो इन सारी चीजों को ठीक करना, इन सारी चीजों को पहचानना एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मेरा पेशेंट आ रहा है, बोल रहा है कि मुझे अस्थमा बना रह रहा है। अब पता चला कि वो रह ही ऐसी जगह रहा है जहां पर ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं रही, तो उसका अस्थमा बना रहेगा। मैं कितनी ही उसे दवाई दे दूं, उसका अस्थमा ठीक नहीं होगा, है ना? तो हमको ये सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी। और होम्योपैथी फिर ये भी देखता है कि अगर सही एनवायरनमेंट में भी ये इंसान अस्थमा के अटैक से परेशान हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसके पेरेंट्स को भी ये हिस्ट्री रही हो या फिर बचपन में इसके साथ कोई ऐसा एपिसोड रहा हो जहां पर एकदम स्ट्रक हो गया हो, उस मोमेंट में सांस नहीं ले पा रहा है, इमोशनली वो उस मोमेंट में स्ट्रक हो गया है लेकिन वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो हम उसकी केस हिस्ट्री वाइडली लेते हैं कि भाई क्या हुआ था, कोई ऐसा मोमेंट याद है क्या जहां आपको लगा हो कि आप फंस गए हो वहां पर,
और वहां से निकल नहीं पा रहे हो, तो बहुत सारे मोमेंट्स में हमको पता चलता है कि पेशेंट उस मीटिंग में तो नहीं बताता है, उस कंसल्टेशन में नहीं बताता है, बट बाद में वो ओपन अप होता है कि देयर वाज अ मोमेंट इन माय लाइफ जब मुझे लगा था, मैं छोटा था, तो मैं मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, ऐसे कारण मैं वहां डर गया था, उसके बाद से मुझे अटैक्स आने शुरू हो गए। तो इन सारी चीजों को पता करना जरूरी है, और अगर वो चीज वहां पर आपने एक्नॉलेज कर लिया ना मेंटल केसेस के बारे में, और बहुत सारे मेंटल ऐसे ट्रॉमास ही आगे जाकर के ना आपको अस्थमा, स्किन डिसीज वगैरह कॉज करते हैं। तो अगर आपने उस चीज को एक्नॉलेज कर लिया, उस चीज को पकड़ लिया, तो उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फिर यहाँ पर मेडिकेशन भी काफी अच्छा काम करते हैं। Emotions are connected to तो asthma. हाँ, समहाउ। Oh. Uh, और तो और yeah, go एक ahead. और इंटरेस्टिंग है, अगर आपके पेरेंट्स को अस्थमा रहा है, कि आपके पेरेंट्स को स्किन डिसीज रही है, तो हो सकता है आपको अस्थमा हो जाए, आपको स्किन डिसीज हो जाए। Yeah, that is लाइक somewhat intuitive कि पेरेंट्स को तो आपको आ जाता है, बट इमोशंस कैसे, हाउ डू दे प्ले अ पार्ट इन? पेरेंट्स को अगर स्किन डिसीज है, हाँ, स्किन डिसीज और अस्थमा का रिलेशन नहीं आप ओके, ऐसा समझोगे, लेकिन अगर पेरेंट्स को स्किन डिसीज है, तो हो सकता है कि बच्चों को अस्थमा हो जाए, हो सकता है पेरेंट्स को अगर अस्थमा हो तो बच्चों को स्किन डिसीज हो जाए। ये कोरिलेशन है आपस में, स्किन डिसीज और अस्थमा का। wow. uh, I'm going to ask a very funny question now. Does allopathy agree with that? Yeah, this is a discovery made recently by homeopathy. एलोपैथी सच तो अग्री नहीं करता है, बट अगर आप बहुत, क्योंकि हम डेटा पे, आप, मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम पे डेटा ये चीज प्रूव कर देगा। आप केस हिस्ट्रीज लेते रहो ना, कितना कोरिलेशन है इसका। तो जितना ज्यादा हमारे पास डेटा रहेगा, जितना ज्यादा होम्योपैथी के डॉक्टर्स इस चीज को क्या बोलते हैं, नोटिस करते रहेंगे, इसका डेटा बनाते रहेंगे, कंपाइल करते रहेंगे, डॉक्यूमेंट करते रहेंगे कि ओके, ये पेशेंट मेरे पास आया था, इसके पेरेंट्स को स्किन डिसीज थी, और ये अस्थमा का पेशेंट है ना। जितना आप अस्थमा के पेशेंट्स का रिकॉर्ड लोगे और आप देखोगे कि अच्छा, इसके पेरेंट्स को स्किन डिसीज था, तो उतनी जल्दी ये चीज क्लियर होती जाएगी। अभी तो ये नहीं मानते हैं, ठीक है, बट हमेशा नहीं होता है, बहुत सारे केसेस में मैंने नोटिस किए थे। और Specifically, ये yeah. हमारे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स भी, बहुत सारी बुक्स भी इस बारे में लिखी जा चुकी हैं। तो अभी बस थोड़ा सा वो वैलिड पॉइंट, वैलिड प्रूफ आएगा, आई Okay. गेस विद इन 5 to 10 years, नॉट मोर देन दैट। And more about this asthma thing. It's yeah. How recent is this emotion asthma का? Because मुझे भी ये पता नहीं था. And हम्म so how आपके फील्ड में how recent is it? मतलब when was this discovery made about it? जैसे अगर आपने अपना इमोशनल सप्रेस कोई किया थॉट, तो उसके बाद कितने टाइम बाद आपको अस्थमा होना शुरू होगा, I ये guess पूछ yeah. रहे हैं। We can ask that as well. Yeah. Good. हो सकता है कि आपको अगले दिन ही हो जाए, और हो सकता है अगर आपकी बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो रिफ्लेक्ट करे, दो Okay. साल 2 महीने बाद, 2 साल बाद, डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर, कितना उसका टॉलरेंस लेवल है उस चीज को लेकर के। और कई बार हम इसे एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं, बस और होता जाता है। कोरिलेशंस के बारे में बोल रहे थे. इज इट जस्ट हम्म कोरिलेशन या कॉजेशन भी देखे हो कि इसके वजह से हो रहा है समहाउ फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस आ रहे हाँ, हाँ, फिजियोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजी भी हम देखते हैं इसमें। पर फिजियोलॉजी के साथ-साथ हमें ये भी देखना है, अगर आपको फिजियोलॉजिकल कॉज़ नहीं पता चल रहा है ना, तो आप उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करो। इसीलिए हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि भई क्या सिचुएशन थी आपकी। ये जब मतलब कोई भी डिसीज़ आपको हुई है, उससे पहले जब आपको डिसीज़, आप डिसीज़ फ्री थे, तब आपकी सिचुएशन क्या थी? तब आप कैसा फ़ील कर रहे थे? कौन-सा ऐसा सर्टेन पॉइंट था जिसके बाद आपको ये चीज़ होना शुरू हो गई? उसके पहले का मोमेंट, उसके पहले का टाइम अगर आप थोड़ा-सा रियलाइज़ करोगे, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा, ये हुआ था जिसके कारण ऐसा होना शुरू हुआ। क्योंकि हर चीज़ का एक रूट कॉज़ है, हर चीज़ का एक कारण है जिसके कारण चीज़ें हो रही हैं, तो उस कारण को पता करना इम्पोर्टेंट है। और फिर क्योंकि हमारी बॉडी हमारे इमोशंस के हिसाब से चेंज होती जा रही है ना? आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ, आप आवाज़ नहीं निकाल, मतलब आप उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं निकाल पाए, आप बोल नहीं पाए उसके बारे में, वोकल नहीं हो पाए, तो समहाउ वो आपको चोक करेगा, है ना? कि यार मैं बोल नहीं पाया, आपके मन में उसका थॉट भी आएगा कि मुझे बोलना चाहिए था। आपके लिए नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपकी बॉडी उसके जैसे हॉर्मोन्स, उसके जैसे केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देगी कि यार कुछ तो स्ट्रक है मेरे अंदर। तो फिर वो आगे चल के ऐसे डिसीजेस कॉज करेगा, आगे चल के ऐसे सिम्टम्स कॉज करेगा। और हम डिसीजेस को सिम्टम्स के बेसिस में देखें, तो अस्थमा क्या है? आप सांस नहीं ले पा रहे हो ना, आपके जो अ, अ, वो मेम्ब्रेन्स हैं वो स्वेल हो रहे हैं, इन्फ्लाम हो रहे हैं, और वापस से
नॉर्मल हो रहे हैं, बलून की तरह। जैसे हम अगर बलून को लेते हैं, बलून को फुलाते हैं तो वो एक टाइम पे एक्सपांड होता है, फिर वापस से सिकुड़ जाता है। तो ऐसा ही अस्थमा का सिचुएशन होता है। तो मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस आए, मेम्ब्रेन को हम कैसे ठीक करेंगे, ये सारी चीजें फिर हम डिटेल केस हिस्ट्री के थ्रू देखते हैं, पता करते हैं। Oh. Is there any way to notice these signs before it actually happens, specifically for this particular disease? कि आप पहले साइंस कैन यू नोटिस प्लीज कर, रिपीट? अगर कोई पेशेंट आपके पास आया, लेट्स से विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, हम्म। उनको फैमिली में इश्यूज हो रहे हैं, हम्म। आर यू एबल टू मतलब नोटिस किया कि उसको हो सकता है ऐसा कुछ डिसीज बिकॉज ही इज ऑलरेडी हैविंग ट्रबल सप्रेसिंग हिज इमोशंस एंड ऑल दैट, कि फ्यूचर में हाँ, स्किन डिसीज बहुत जल्दी हो जाते हैं, इचिंग का प्रॉब्लम होता है। अगर आपके मन में कोई भी थॉट स्टक हो गया है ना, आप परेशान हैं मेंटली किसी चीज डिप्रेसिंग थॉट में, तो आपको हो सकता है कि वो मेंटल इच आपकी बॉडी में फिजिकल इच जैसे मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि उसको थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन होना जल्दी हो जाएगा, उसकी बॉडी अगेंस्ट हो जाएगी उसके, कि भाई अभी मैं उतनी बेटर नहीं हूँ, तो थोड़ा सा इचिंग स्टार्ट होगा, रैशेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे सिचुएशंस में ये फिर आगे जाकर के ट्यूमर, बहुत सारे आप देखिएगा, आप अपने आसपास से इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। आपके आसपास अगर किसी भी इंसान को ट्यूमर हो रहा है ना, ट्यूमर की टेंडेंसी है, उसका मेंटल स्टेट देखने की कोशिश करेगा। हो सकता है उसका टेंडेंसी ऐसा हो कि बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाए, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाए। तो अगर आपका मेंटल टेंडेंसी ऐसा है गुस्से में आने वाला और जल्दी परेशान होने वाला, निराश होने वाला, तो आपको ट्यूमर जल्दी डेवलप हो जाएंगे। ओह ओह हाँ। दैट्स और एस्थमा के लिए भी व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ पर्सन कि अभी उसको मेंटली उसको ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं दैट मे बी आई डोंट हम्म। नो, इज दैट पॉसिबल कि हम लोग देख सकते हैं किसको कभी एस्थमा हो सकता है बिकॉज हम्म। ऑफ देयर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? हुँ। कैसे उसको टैकल कर रहा है वो इंसान, और कैसे उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उस इमोशन को लेकर के, उसके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। डिसीज़ सिर्फ़ एक कारण से नहीं होती है। आपका एनवायरनमेंट हो गया, आपका फूड हैबिट हो गया, ये सारी चीज़ों से अफ़ेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को चेक करना भी ज़रूरी है। और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा, क्योंकि ये बॉडी की फिज़ियोलॉजी चेंज हो रही है ना आपके इमोशंस के कारण। तो आपने किस थॉट को ज़्यादा पिक कर लिया, आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, आप क्या लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उस पे मैटर करती हैं। ओके पर हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मतलब कोई अपने थॉट से निकल नहीं पा रहा है, तो हो सकता है उसको स्किन डिसीज़, मतलब 50-60% चांसेस होते हैं कि उसको स्किन डिसीज़ डेवलप हो सकती है। ओके या great. Now let's move on to some more disease specific questions because हुँ, हुँ। अभी इंडिया में तो आप देख लोगे कि नॉट जस्ट एस्थमा, हुँ, हाइपरटेंशन, हुँ। डायबिटीज बहुत केसेस हो रहे हैं हाँ। इसके, मतलब इट्स हर जगह देख रहे हो ये बिल्कुल। सारी लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ हैं। पता है इंडिया के लोग अब बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज़ कर चुके हैं ऐसे खाने से, कि ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं ठीक करोगे, खाना आपका ठीक नहीं होगा, आपका पानी पीने का तरीका ठीक नहीं होगा, आपका पानी ठीक नहीं होगा, तो ये सारी डिसीज़ेज़ आपको कॉज़ होंगी। अब भी आज ही 2-3 पेशेंट्स दे आर लाइक कि मैम मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा है। अरे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं ये। So they are okay to have some tablets for hypertension, but they are not okay to follow simple पानी पीने का schedule. I can't tell तो you how ये सारी relatable this is. चीजें। So, for even my viewers, this is not a moment for you to be proud of me, but मैं भी ज्यादा पानी पीता, मतलब मैं भूलते रहता हूँ कि, and my mom is a big believer in हम्म। homeopathy. मतलब I'm just starting to discover and I'm talking to people around it. My mom discovered it first and she started implementing it. मेरे गेस्ट भी थे मिस्टर शरद हम्म। पंक्षेप, he had Hodgkin's lymphoma. So in that, yeah, and he had tried allopathy first. मतलब उनका पूरा weight loss हो गया था, he had become very very frail and thin, हम्म। and then he tried homeopathy and हम्म। he just got okay, मतलब he became okay. And मैं was also talking to him, मतलब मैं भी थोड़ा shocked Yes. था because I was just starting to I mean for someone who's been taking allopathy as treatment for a long time, since my childhood and all that, जब होम्योपैथी के बारे में अपने पेरेंट्स से सुनते हो तो हम्म। it's a bit difficult to मतलब put your trust in it and kind of. So as I've been हम्म। talking to more and more people, I've been realizing it's just as effective or maybe more than allopathy is. So
Anyways, for before moving on to the cancer part of it, blood pressure, high blood pressure, उसके बारे में बात करते हैं. आपके पास कितने हाई ब्लड प्रेशर जी. के पेशेंट्स आते हैं ऑन अ डेली बेसिस? रेगुलर बेसिस पे मेरे पास आई गेस 15-20% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम लेकर के आते हैं. इसमें से हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, लो ब्लड प्रेशर भी होता है. मेजरली मेरे पास जो पेशेंट्स होते हैं वो स्किन डिसीज हो गया और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, बाल झड़ रहे हैं मेरे, स्किन में ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं. तो हाइपरटेंशन तो भाई आप रिफाइंड ऑयल यूज करेंगे, आपको नॉनवेज खाना है फ्रिक्वेंटली, आपको पानी नहीं पीना है, तो ये तो आप नहीं प्रिवेंट कर सकते, आपको होगा ही हाइपरटेंशन. Okay, तो so इट इज बेसिकली लाइफ डिसऑर्डर. yeah, ये so जेनेटिक नहीं है, आपने खुद को कॉज किया है. ये डिसीज आई नहीं है, ये आपने कॉज किया है अपने आप को लेकर के. आप अपनी बॉडी को लेकर के सीरियस नहीं होना जानते हैं, आपको पता नहीं है. मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जनरल इशू है कि हम अपने आप को लेकर के इतने अवॉइडेंट हैं कि हमको समझ ही नहीं आता कि हम इस बॉडी को यूटिलाइज कैसे करें, कैसे यूज करें. और उसके बाद फिर हमको थकान लगती है, हमको डिसीजेज आके परेशान करती हैं, हमें लगता है कि मतलब लाइफ सेंसलेस है ना. वी आर नॉट जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, दैट्स इट. और बॉडी अपने आप में सिग्नल्स देती है. आपको हाइपरटेंशन जब होता है ना, तो आपको फील होता है कि यार कुछ तो प्रेशर मुझे हार्ट में फील हो रहा है, चेस्ट में हैवीनेस सा फील हो रहा है. आप क्यों नहीं उस मोमेंट में उसे नोटिस कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, है ना. okay. तो मुझे लगता है कि इंसानों को थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मेरा एक काम ये भी है कि मैं थोड़ा सा अवेयर करूँ लोगों को कि थोड़ा सा अपनी बॉडी को लेकर के आप सीरियस हो जाओ. आपकी बॉडी हर एक चीज बताती है, आपको बस फोकस करना है कि किस चीज को आप पिक करो और उस पर काम कब करना शुरू कर दो. जैसे अभी अचानक से आपका ब्लड प्रेशर मतलब हाई होता है ना, तो आप यू विल स्टार्ट फीलिंग डिस्कम्फर्ट, यू विल स्टार्ट फीलिंग डिजीनेस. अब आप उसको कब तक उसको सप्रेस मत करो ना कि अच्छा हो गया कोई बात नहीं. आप थोड़ा सा उसका रूट कॉज जानो. अच्छा मैंने अभी ये पानी नहीं पिया था, मैंने ये खाना खाया था, इसमें सॉल्ट ज्यादा था. तो आप अगर उस चीज को रेट्रोस्पेक्ट करोगे ना, तो आपको रूट कॉज पता चल जाएगा कि इस चीज के कारण से ये चीज होना शुरू हुई है. उसको करेक्ट कर लोगे तो वो डिसीज थ्रेशोल्ड वाले लेवल पे आ ही नहीं पाएगी, आपको परेशानी नहीं करेगी. हालांकि इससे डॉक्टर्स का बिजनेस बहुत इम्पैक्ट होगा, बट स्टिल. No, really, but actually मैं देख रहा हूँ कि especially homeopathy as a field is very selfless, कि आप बोल रहे हो कि घर से भी आप you can prevent this from happening, आपको आने की भी जरूरत नहीं है मतलब. But हाँ. इतने सारे factors है ना, there are so many factors मतलब. For example, diet, you need to eat certain things. I mean, पानी तो पीना चाहिए ज़्यादा, but most people forget about it. How as a like when a person is now sitting at home like me, मतलब ज़्यादा कोई चीज़ों की symptoms नहीं उनको. And there are so many diseases to worry about जो हो सकते हैं if I don't do certain things, right? Why don't you give us some guidelines कि ये थोड़ी चीज़ों follow करो and most of the time you मतलब mostly you just आपको होएगा नहीं. 4 चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी. Go ahead. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्लीप. अगर आपका स्लीप अच्छा है, आप सो के उठने के बाद फ्रेश फील कर रहे हैं, आप बिस्तर में जाते हैं 15-20 मिनट के अंदर आपको नींद आ जा रही है, इट इज वेरी गुड थिंग. अगर नींद नहीं आ रही है देन पहले तो अभी हम डिजिटल एरा में रहते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है, ब्लू लाइट्स हमको अफेक्ट करता है. जब हम स्क्रीन से ज्यादा एक्सपोज होते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में मतलब हमारी पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, वी कॉल इट मेलानिन. सो जो मेलाटोनिन इज अ पिगमेंटेशन. मेलाटोनिन इज अ हार्मोन जो कि हमारे बॉडी के क्लॉक को बैलेंस करता है. सो अगर आपने ब्लू स्क्रीन को ज्यादा लंबे समय तक रखा हुआ है तो वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा और आप सोओगे नहीं, आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी. तो अगर आपने अपना स्लीप अच्छा कर लिया, आपकी बॉडी स्लीप के ड्यूरेशन पे ही पूरी रिकवर होती है. तो आपका लिवर डिटॉक्स, आपका किडनी, आपका स्किन, सारी चीजें अच्छी रहेगी. पहला स्लीप अच्छा अपना फॉलो करो. दूसरा पानी का लेवल, पानी वाटर लेवल आपका आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही आपकी बॉडी में सारा न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना. तो अगर आपके ब्लड में प्रॉपर मतलब आपकी बॉडी में अगर ब्लड की विस्कोसिटी अच्छी नहीं है तो वो न्यूट्रिशन का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा. तो आप पानी अच्छे से पियो. पानी कितना पीना चाहिए, कितना पानी अच्छा है, उसका एक गाइडलाइन ये है कि आपकी यूरिन का कलर वाटर के जैसा होना चाहिए. अगर आपका यूरिन का कलर येलोइश है देन यू आर हैविंग लेस वाटर. तो आप डिटेक्ट कर सकते हो इससे. ठीक है. स्लीप, अगर आपको सोने के बाद फ्रेश फील नहीं हो रहा है, मतलब आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, आपकी बॉडी अच्छे से रिफ्रेश नहीं हो रही है.
और अगर आपका यूरिन येलोइश है मतलब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, ठीक है, आपका किडनी प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करेगा। इसके बाद थर्ड चीज, आपका डाइजेशन कैसा है। अब आपका स्टूल का कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। मतलब इंसान अगर थोड़ा सा अपने सीक्रेशंस को, अपने स्किन को देखना शुरू कर देगा ना, तो देखना शुरू कर देगा तो बहुत सारी चीजों को प्रिवेंट कर लेगा। स्केलिंग कितनी हो रही है स्किन में, स्किन हाइड्रेट कितनी है, स्किन क्लीन कितनी है। स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं, स्किन से स्मेल तो नहीं आ रही है, मतलब आपके स्वेट से स्मेल तो नहीं आ रही है, कुछ भी ऑकवर्ड आप फील कर रहे हो ना, जस्ट पता करो कि क्या खाना गलत खाया था, क्या हैबिट थोड़ी सी खराब हुई थी, तो आप उस चीज को डिटेक्ट, मतलब उस चीज को डिटेक्ट कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। डाइजेशन आपका ऐसा होना चाहिए, अगर आपका स्टूल अगर वाटरी है, मतलब आपका फाइबर इनटेक प्रॉपर नहीं है, हो सकता है कि आपके जो एंजाइम्स हैं जो आपके डाइजेशन को ठीक कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन टाइप का हो रहा है, हार्ड स्टूल है, मतलब तब भी फाइबर आपका कम है, तो थोड़ा सा फाइबर इनटेक ज्यादा कर दीजिए। बस ये हो गया। और फोर्थ है आपका स्किन हाइजीन मेंटेन करके रखना। अगर आप अपने पोर्स को रेगुलर बेसिस पे क्लीन कर रहे हैं ना, तो बॉडी काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। एक चीज और होती है, मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि सॉल्ट से बात जरूर करो आप, क्योंकि सॉल्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। सॉल्ट से बात करने में थोड़ा सा आपका बॉडी का चार्ज भी, क्योंकि हम दिन भर ना चार्ज हो रहे हैं, आपने सेम कपड़े भी पहने, इसमें आपका चार्ज आ गया, तो आप एक बार नहा लोगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालोगे तो वो चार्ज आपका उतर जाएगा, तो आपका मेंटल स्टेट भी थोड़ा सा बेटर होगा, आप अच्छे डिसीजंस लोगे और आपका वे ऑफ लाइफ अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज, चार चीज अगर आपने कर ली तो आपको डॉक्टर की जरूरत ऐसा नहीं पड़ेगी। Okay. आपको डॉक्टर की जरूरत कैसे पड़ेगी कि भाई अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टूल ज्यादा वाटरी हो रहा है, मुझे डायरिया हो रहा है क्या, या फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आपको बस कुछ चीजें ऐड करनी है। जैसे डायरिया हो रहा है तो थोड़ा सा आपने पोटेशियम और सोडियम बढ़ा लिया, और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपने थोड़ा फाइबर बढ़ा लिया। नींद अच्छी नहीं हो रही है तो थोड़ा जल्दी उठ करके कुछ एक्सरसाइज, मतलब बॉडी का थकना जरूरी है, बॉडी नहीं थकेगी तो प्रॉपर वो काम नहीं कर पाएगी। Okay. तो इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो इट विल बी बेटर।